कहते हैं कि अगर एक बीज अगर साहस ना करे ना, तो वो जो कंकर भरा और वो मिट्टी भरा जो इतना ठोस उसके ऊपर एक परत होती है ना, वो उसको कभी पार नहीं करेगा। जब एक जो बीज है वो साहस करता है तो ही वो एक वृक्ष बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने अगर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत आसपास के ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत डिमोटिवेट करते हैं, तो आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए बीज कितना कोमल है, लेकिन वो अपने संघर्ष, अपने साहस के दम पर ही आगे बढ़ता है और वृक्ष बनता है और छाँव देता है। तो संघर्ष कभी मत छोड़िए और हिम्मत कभी मत हारिए। चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है और बिहार अभियान आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम लेके आता है, और आज का कार्यक्रम तो हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। इसीलिए आज आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कहीं ना कहीं जो सबसे कठिन विषय है गणित के बारे में। जो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, हम आज डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज वो दिवस लेनी है और आज डाउन सिंड्रोम डे है। ये क्या है, क्या आनुवांशिक बीमारी है, किस तरीके से हम इससे लड़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं। और इसी विषय पे बहुत सारी बातें करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज IGMS की रेडियोलॉजिस्ट रुचि गुप्ता जी मौजूद हैं। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैम, आज जो दिवस है डाउन सिंड्रोम डे, हम लोग उस विषय पे भी बात करेंगे। और ये एक ऐसा विषय है जिस पे हर एक को जानने की आवश्यकता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके बारे में भी हम चाहेंगे कि दर्शक जो है आपको जानेंगे, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई, किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आई। रेडियोलॉजी के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, तो पहले उसके बारे में बताएं। जी, मैं वैसे दिल्ली की रहने वाली हूँ और यहाँ बिहार में पिछले 10 साल से रह रही हूँ। और यहाँ मेरी सबसे पहले MBBS मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया। उसके बाद मेरी MD रेडियोलॉजी की पढ़ाई गुजरात से हुई, और उसके बाद मैं सीनियर रेजिडेंसी जब कर रही थी 3 साल की, तब मैं बिहार आई और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना में 2018 से। और इसी बीच मेरा रुझान फीटल मेडिसिन की तरफ हुआ और इसके लिए मैं चेन्नई गई। वहाँ से मैंने अपनी ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, जो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड और उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स से रिलेटेड मैंने पढ़ाई की, और तब से मैं अपनी सर्विसेज इंदिरा गांधी में स्पेशली फीटल मेडिसिन ब्रांच में दे रही हूँ। क्या बात है। और ये बहुत बड़ा विषय भी है और बहुत सारे लोग जो है इससे मतलब गो थ्रू होते हैं। सबसे पहले मैम, डाउन सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि आज वो दिवस भी है, लोग मना भी रहे हैं, 2017 से ये स्टार्ट हुआ, तो क्या है ये और किस तरीके के लक्षण हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम माने गुणसूत्र जिन्हें हम कहते हैं। 23 पेयर का मतलब है कि टोटल 46 क्रोमोसोम, 46। इसमें एक पिता से आता है, एक माता से आता है, तो इसीलिए हर क्रोमोसोम 2 पेयर में रहता है, 2 नंबर में होता है। ये डाउन सिंड्रोम आज 21 मार्च है, क्योंकि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, और मार्च यानी 03, तो इसमें वो क्रोमोसोम 2 के बदले 3 नंबर में होता है। तो सिर्फ +1 एक नंबर बढ़ जाने की वजह से इसे हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक हमारे शरीर का, आप समझ सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, गुणसूत्र का एक समस्या है, और जिसकी वजह से जब जो बच्चा हो रहा है उसमें मानसिक विकास जो एक नॉर्मल बच्चे से एक धीमी गति पे होता है, और वो इसकी जो सिवियरिटी है वो कम से भी ज़्यादा हो सकती है, माइल्ड टू सीवियर। कुछ बच्चों में ये बहुत माइल्ड फॉर्म में होता है, अगर उनकी अच्छे से ट्रेनिंग की जाए, अच्छा एक सोशल सपोर्ट सिस्टम मिला जाए, तो ये बच्चा एक नॉर्मल स्ट्रीमलाइन में भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं। डिलेड माइलस्टोन्स, बच्चा जब होता है उसके बाद जो चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, स्पीच डिले हो सकती है। कुछ बच्चों में हृदय की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट में छेद हो सकता है। फिर कुछ बच्चों में ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, वज़न ज़्यादा होना, हाइट जो है वो नॉर्मल से या कुछ कम हो सकती है। विज़न, आँखों की समस्या होना, कान में सुनने का प्रॉब्लम होना,
जैसे जैसे बड़े होते हैं कुछ स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बच्चे में, लैंग्वेज का प्रॉब्लम जो है ये हो सकता है। लेकिन ये सब की मात्रा हम ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा हो रहा है तो इसमें ये कितनी तीव्रता से होगा। किसी में कम दर से भी हो सकता है, किसी में मीडियम वर्क से और किसी में ज़्यादा वर्क से हो सकता है। तो इन बच्चों को अगर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, अगर माँ बाप जो है उनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे, स्कूल एजुकेशन उनकी उसी तरह से स्ट्रीमलाइन की जाए, तो ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो आजकल जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं हम, तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो पहले प्रायर करवाने पड़ते हैं। तो क्या ये पहले ये टेस्ट करवाया जा सकता है? देखिए, डाउन सिंड्रोम ये पहले, जब आज से काफ़ी साल पहले तक, जैसे जब माँ की उम्र ज़्यादा है, 35 वर्ष से ज़्यादा है, तब डाउन सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा हुआ करती थी बच्चे में। लेकिन ज़्यादातर प्रेगनेंसी आपको पता ही है कि 35 वर्ष से पहले होती हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन उनमें भी डाउन सिंड्रोम की जो बच्चे हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 35 की उम्र के ऊपर में ही इसका इंसिडेंस ज़्यादा होगा। तो यस, कोई भी महिला, एक गर्भवती महिला जब हमारे पास आती है तो उसमें अगर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, मतलब उसका सपोज़ मान लीजिए कि 24-25 साल की एक महिला हैं जो आई हैं, तो हम उनको सबसे पहले बोलते हैं कि तीसरे मंथ का अल्ट्रासाउंड, जो कि 12 से 13 हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। उस अल्ट्रासाउंड में हम उस बच्चे का 60% एक शारीरिक विकास, मतलब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हम देख सकते हैं, बच्चे का सर, हाथ, पैर, ये सब जो है वो ठीक बना है कि नहीं। उसके अलावा हम उसमें सॉफ्ट मार्कर्स देखते हैं। ये जो सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं, जैसे न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, नेज़ल बोन का होना, हार्ट में ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, एक और नस जिसे हम डक्टस विनोसस कहते हैं, उसको देखना, ये जो मार्कर्स हैं ये यदि पॉजिटिव हैं तो ये हमें इनडायरेक्टली बताते हैं कि इस बच्चे में कुछ जेनेटिक समस्या हो सकती है, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है डाउन सिंड्रोम। तो हम उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें ये है। अगर ये वो बिल्कुल नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, तो हम हर महिला को इसका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एक लो रिस्क पॉपुलेशन में दिया जाता है जिनमें सब चीज़ें नॉर्मल हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, जिसको हम डुअल मार्कर के नाम से भी जानते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग और माँ का जो ब्लड है उसको लैब लेता है और उन दोनों से कंबाइन करके एक रिस्क देता है पेरेंट्स को। वो रिस्क या तो लो रिस्क आता है, मतलब कि डाउन सिंड्रोम होने की संभावना बहुत कम है, और या फिर उसमें हाई रिस्क आ सकता है या इंटरमीडिएट रिस्क आ सकता है। तो लो रिस्क अगर आता है तो हम उन पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि 90 से 92% चांस है कि आपका बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना 90% नहीं है। और यदि इंटरमीडिएट और हाई रिस्क आता है तो हम उनमें फर्दर टेस्ट, जो हायर टेस्ट होते हैं, फिर हम उनको उसकी काउंसलिंग करते हैं। ओके, तो इसके क्या लक्षण है या फिर क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए पेरेंट्स को अगर वो कंसीव करना चाहते हैं? तो देखिए, प्रिकॉशंस तो कुछ नहीं ले सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी में आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं, समय पर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि पहले बच्चा जो था, पहले कपल को फर्स्ट बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम हो चुका है, तो हम उस केस में प्री प्रेगनेंसी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की। उसमें जो बच्चा है उसका एक जेनेटिक्स टेस्ट होता है जिसे हम कैरियोटाइप कहते हैं, वो करते हैं। उसमें हमें पता चलता है ये किस प्रकार का डाउन सिंड्रोम है। ये भी अलग प्रकार का होता है, जैसे फ्री ट्राइसोमी, ट्रांसलोकेशन टाइप। उस बेसिस पे जो मेडिकल जेनेटिस्ट हैं वो उन पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि कितना % रिस्क है आपको अगली प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम होने का। उसके बेसिस पे उनको टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं कि आप क्या करवा सकते हैं। तो इसमें दो तरह के टेस्ट हैं, एक है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक है इन्वेजिव टेस्टिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट में एक हायर टेस्ट है विच इज़ नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग, NIPT, जो हाल फिलहाल में पिछले 10 साल में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। NIPT हमें 99% बता देता है कि डाउन सिंड्रोम इस कपल में है या नहीं है, मतलब होने की संभावना। लेकिन इसका जो कन्फर्मेशन है, 100% कन्फर्मेशन, उसके लिए हम यूट्रस में एक नीडल डालते हैं
और उसमें हम पानी निकालते हैं, जो कि 16 हफ्ते के बाद होता है, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, या 14 हफ्ते से पहले प्लेसेंटा में हम नीडल डाल के कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग करते हैं। और उस सैंपल को जब हम भेजते हैं तो वो 100% हमें बताता है कि इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम या कोई और जेनेटिक समस्या है या नहीं है। ओके, तो बीइंग ए डॉक्टर क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जागरूकता का अभाव आप इसको कह लें या फिर कह लें कि लोग नज़रअंदाज करते हैं इस चीज़ों को, लगता है सबको लगता है ना अच्छा चलो आ रहा है मतलब जेनेटिक है तो हो जाएगा। तो बीइंग ए डॉक्टर क्या चैलेंजेस अभी तक हमारे सबसे बड़ा है? क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं उसकी हिस्ट्री से करते हैं। उनसे उनकी उम्र पूछी जाती है, उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है कि फैमिली में कोई जेनेटिक समस्या तो नहीं है, पेशेंट को कोई अलग से समस्या तो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ तो नहीं है। कुछ हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट पेशेंट की हम लेते हैं। पेशेंट को काउच पे लिटाते हैं, उसके अल्ट्रासाउंड में चाहे कितना ही समय लगे, बट हमें उसको 100% एक सही स्कैनिंग करके उसको रिपोर्ट देना है। और उसके बाद उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको ये टेस्ट क्यों कराना है। पेशेंट हमसे ये पूछता है कि मैम हम ये डुअल मार्कर क्यों कराएं, तो वो उसको हमें समझाना है। इसमें भी पेशेंट खुद उसे अग्री होना है कि वो ये टेस्ट क्यों कराना चाहता है। ये अगर वो कहते हैं नहीं वी आर ओके, हमारे बच्चे को अगर डाउन सिंड्रोम है भी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ देयर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो भी टेस्ट कपल को ऑप्ट करना है ये उनका खुद का डिसीजन होता है। और हर पेशेंट हमारे लिए सामान है, हर पेशेंट को एक सेम प्रोटोकॉल से हमें रन करना है, हर टेस्ट के लिए हमें उसकी काउंसलिंग करनी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फीटल मेडिसिन। एग्जैक्टली मतलब आपको लोगों सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे लोगों को कन्विंस करें इस चीज़ के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है। और यदि अगर ये डायग्नोज हो गया तो पेरेंट को कैसे हम काउंसिल करें, दैट इज़ द मेन रोल। और वो रोल जेनेटिस्ट निभाते हैं, जो एक अलग ब्रांच है। उनको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, उनको सोशल सपोर्ट ग्रुप से कनेक्ट करना, ये उनका डिसीजन है आगे इस प्रेगनेंसी में को वो आगे कंटिन्यू करें नहीं करें, हम उनके ऊपर ये चीज़ उनका आफ्टर काउंसलिंग दे हैव टू टेक दैट इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, तो ये तो जो आपके पास आए जो भी पेरेंट आए तो आपने उन्हें समझाया, लेकिन आम जनता की जागरूकता के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, आम जनता के लिए तो जैसे आप ये प्रोग्राम करा रहे हैं तो ये एक जागरूकता हुई। स्कूल्स में जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स किए जाएं जिसमें हम पहले से बताएं क्या जेनेटिक समस्याएं हैं। एनजीओज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं। देयर आर डेडिकेटेड स्कूल्स इन द कंट्री, और इनफैक्ट नॉर्मल स्कूल्स में भी ये तो एक समस्या हुई, एक जेनेटिक हुई, बाकी बहुत सारी ये हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। सब में एक डेडिकेटेड टीचर्स रहते हैं स्कूल्स में जो उन बच्चों को केटर करते हैं। तो जागरूकता अलग अलग माध्यम से फैलाने की ज़रूरत है जी। और अब ये लें कि इतना सब कुछ होता है क्योंकि एक हॉस्पिटल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जाना टाइम से जाना, सबको देखना। इस पूरे चीज़ों में खुद के लिए टाइम क्या निकालती हैं और आप अपने लिए क्या करती हैं, आप उसके बारे में बताएं। अपने लिए हॉस्पिटल में जब तक है 100% पेशेंट को देना है, और उसके बाद तो घर परिवार के लिए समय है, ऐसी बात नहीं है। 6 बजे के बाद शाम को अपने परिवार के लिए समय है। तो अक्सर ये आज का है बहुत बड़ा ये विषय भी है कि महिलाएं जो हैं वो घर और बाहर मैनेज करती हैं, और इसमें आप कैसे मैनेज करती हैं, और अगर कोई महिला से बाहर काम करती हैं तो वैसी महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैनेज होता है, हाँ। जैसे मैंने सपोर्ट सिस्टम की बात की, हमें अपने फैमिली में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। अब वो सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जैसे मेरे केस में मेरी मदर हैं, या हमारे घर में कोई हम महिला हैं जिनको हम रख सकते हैं, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और
समय से सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अक्सर वो हम लोग देखते हैं कि जैसे आप बाहर भी मैनेज कर रही हैं, घर भी मैनेज कर रही हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अक्सर इंसान इसमें अपने हॉबीज़ को भी ना कहीं पीछे छोड़ देता है। तो आपकी क्या हॉबीज़ हैं जिनको आपको लगता है कि खाली समय में अभी कुछ नहीं करना तो अब ये करना है? अभी हॉबीज़ में जो मेरी बिटिया है 6 साल की, तो उसके साथ अभी मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया है। बाकी तो पूरा समय बच्चे के लिए उसके अलावा है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट हॉबी आई हैव। अगर मैम हम आम भाषा में अगर रेडियोलॉजिस्ट जो हैं अगर जनता को समझाना चाहें तो हम उनको कैसे समझा सकते हैं? देखिए, रेडियोलॉजिस्ट पहली बात एक डॉक्टर है एक टेक्नीशियन नहीं है। रेडियोलॉजी ब्रांच ये समझिए कि आप कोई भी ब्रांच ऑफ मेडिसिन, एनी ब्रांच ऑफ मेडिसिन, वो हमेशा रेडियोलॉजी से होके गुजरता है, क्योंकि डायग्नोसिस जो है वो यहीं बननी है। तो रेडियोलॉजी में पहले जब शुरुआत हुई तब डार्क रूम हुआ करते थे, तब एक्सरे से शुरुआत हुई। धीरे धीरे इतनी एडवांसमेंट आती जा रही है कि इसके अंदर सीटी स्कैन्स हो गए। सीटी स्कैन में भी मल्टी डिटेक्टर सीटी स्कैन हैं। एमआरआई भी अब बहुत अच्छे हाई रेजोल्यूशन एमआरआई स्कैनर्स आ चुके हैं। अल्ट्रासाउंड भी बहुत हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड्स हैं, और रेडियोलॉजिस्ट इन सब मशीनों पे जो है टेक्नीशियंस स्कैनिंग करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट हम पेशेंट से हिस्ट्री लेकर पेशेंट की समस्या समझ के फिर हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। और इसके अलावा यदि मान लीजिए कि मैंने आपको जैसे ये बताया कि प्रोसीजर्स, रेडियोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट एक ब्रांच है विच इज़ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसमें हम डायग्नोसिस तो करते ही हैं, जैसे कि कोई टुकड़ा है, कोई लंप है, कोई मैस है, उसमें टुकड़ा निकालना है, तो एक तो बायोप्सी हो गई, और दूसरा जो चीज़ है वो है हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू। तो कोई थ्रोम्बेक्टमी है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशंस हैं, बहुत तरह के अब आजकल वैस्कुलर इंटरवेंशन जो है दैट इज़ अ ब्रांच जो रेडियोलॉजी के अंदर ये आती है। तो अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें पहले और अब में, तो वो कितना इजी अब हो गया है अगर आम जनता के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसा, सबसे पहले तो यही आता है कि बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत खर्चे हो जाते हैं, तो ये कैसे मैनेज देखिए, अगर आप जैसे मैं एक सरकारी विभाग में हूँ, तो यहाँ एक नॉमिनल खर्चे पे ही सारा ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलता है, और प्राइवेट वर्ग अलग है, सरकारी वर्ग अलग है। सरकारी में पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था और आज का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गवर्नमेंट में मिल रहा है वो लगभग बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको प्राइवेट में भी मिलता है। तो डेफिनेटली सरकारी में आप देखते हैं तो पेशेंट की भीड़ ऑब्वियसली वो प्राइवेट से आपको ज़्यादा रहेगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ केयर पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो गांव में रहते हैं और जो शहर ज़्यादा नहीं आ सकते, तो वो कैसे संपर्क करें इन सब चीज़ों से? देखिए, एक हेल्थ केयर सिस्टम का एक ग्रेडेशन है इंडिया में, जिसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम आता है जो सबसे नीचे जो विलेजेस के लेवल पे जो रहता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम अगर उसको मैनेज कर पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, जो फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। जब वहाँ चीज़ें मैनेज नहीं होती तो टर्शरी केयर सिस्टम आता है, जैसे कि एम्स पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ये हुए। तो इन्हीं से गुजरते हुए एक पेशेंट जो एक गांव में रहता है उसको इन्हीं से गुजरते हुए एक रेफरल सिस्टम से आते हुए वो हायर सिस्टम में पहुंच सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज के इतने बिज़ी शेड्यूल में लोग का खान पान भी बहुत अजीबो गरीब सा हो गया है, तो क्या ये इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है कि आने वाले टाइम में हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं फास्ट फूड पे? तो ये क्या? बिल्कुल, यदि खान पान ठीक नहीं है, जैसे आपने कहा फास्ट फूड, तो वो बहुत हायर दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है, तो ये डेफिनेटली उस वर्ग में ज़्यादा रहेगा जिनका खान पान अच्छा नहीं है।
तो एक हेल्दी फूड, हेल्दी खान पान आपको बहुत ज़रूरी है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से दूर रखने के लिए। जी, और ये बात सही भी है क्योंकि आज जो ये दिन है डाउन सिंड्रोम डे, आपने इतनी अच्छी बातें कही। चलते चलते क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि एम्पैथी, जो पेरेंट्स जिनके जो अब जिन्होंने डिसीजन लिया है या जिनको बेबी हुआ है जिसमें एक डायग्नोसिस बना है डाउन सिंड्रोम का, आप उनके सपोर्ट सिस्टम बनिए, उन पेरेंट्स की ढाल बनिए कि उन पेरेंट्स को उस बच्चे को ग्रो करना है, बड़ा करना है, उसको एक सक्षम बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। इस समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को बुली ना करें और उन पेरेंट्स की आप ढाल बनिए, उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनिए, उनका मोटिवेशन बनिए। और समाज जो है, ऐसा समाज, बहुत अच्छा समाज विकसित हो सकता है जी। तो एम्पैथी, सिंपैथी, सपोर्ट सिस्टम, हेल्प कीजिए, आप हेल्प कीजिए। सही बात है मैम। कहते हैं कि अगर चीज़ों को आप आसान बना दें, हर कोई व्यक्ति अगर जो आसान चीज़ें बना देता है ना, वो गुरु कहलाता है, क्योंकि गुरु का काम ही है आपकी चीज़ों को सरल बनाना, सुगम बनाना और बेहतर बनाना। जीवन में अगर आपके पास एक अच्छे गुरु हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक हैं, तो आप ज़िंदगी में इतने विनम्र तरीके से, सुसज्जित तरीके से, अनुशासित होकर आप अगर आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय हर एक के लिए चौंकाने का रहता है, मैथ्स, जिससे सबको डर लगता है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम आसान बना देते हैं तो आज का दिन और आज जो चीज़ें, जो पूरा जिसने शून्य दिया बिहार ने, तो समझिए कि वो चीज़ें कितनी ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें उस विषय को हमने भारी बना दिया है। लेकिन इस विषय पे आज हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, जिन्होंने सिर्फ देश में नहीं, देश विदेश में जो है गणित को एक नए परचम पे लहराया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गणित मठ संस्थान के संस्थापक, परम आदरणीय टीचर, मैथ्स विजार्ड, गणित भय भंजक, श्री 1008 गणित गुरु गणितानंद जी महाराज, अशोक कुमार राय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रणाम, धन्यवाद। विहार विहान के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। गणित एक ऐसा विषय है, कहते हैं कि बिहार ने तो शून्य दिया, आप इस क्षेत्र में आए, आपने गणित को इतना सरल बनाया और विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ा मार्ग है जो अब लोग गणित को इतने सरल तरीके से लेते हैं। कैसे ख्याल आया, कैसे विचार आया, इसके बारे में बताएं। बचपन से विद्यालय में जी, हमारे गुरुजन, आचार्य लोग सुबह से ध्यान की बात करते थे, तो उस समय तो समझ में नहीं आती थी, लगता था कि ये एक पनिशमेंट है कि बस बोलते थे आंख बंद करके बैठे रहो, ओम का जाप करो। बुद्धि हुई, उस प्रक्रिया में थोड़ा सा कभी कभी अकेले में करना शुरू किया। माता सरस्वती की जय हो, राज माता की जय हो। अंदर से भावना आई, हर माता अपने राज का राजमाता है, चाहे उनके एक औलाद हो जी या दो हो। आप भी राजमाता है, हमारी माता भी राजमाता, सबकी माता राजमाता है, राज छोटा हो या बड़ा हो। जी, धीरे 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 अपनी माता का स्नेह मिला, गुरुजन के पास जबरदस्ती ज़्यादा देर बैठाने लगे। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, गणित के शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा लगाव रखने लगे और ये अनुभव उनका मेरे साथ जुड़ता चला गया। तो गणित एक ऐसा विषय है जिसको सीखना सबसे आसान है, ये मुझे अनुभव बहुत पहले हो गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गणित ही एक ऐसा विषय जिसमें पूरे 100 में 100 नंबर आता है, और एक संस्कृत। जी, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि गणित में 0 से लेके 9 तक जिस अक्षर की बात करें, अंक की बात करें, वो भी उंगलियों पे है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने कहा यहां तो मतलब 10 ही है, 10 डिजिट ही है, 10 अक्षर है, ऐसे समझिए। हिंदी में तो 49, अंग्रेजी में तो 26। फिर मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका, इंग्लिश में अगर मदर लिखिए MOTHER, मदर का मतलब होता है माता, माँ, जननी। अब MOTHRE लिख दे या MOHTRE लिख दे तो मतलब बदल जाता है, बड़ा कंफ्यूजन। तो मैं ये चीज बहुत पहले महसूस कर लिया कि गणित बाकी विषय से बहुत ज्यादा लॉजिकल है। गणित में वो समस्या मैंने कभी फेस नहीं किया जो अंग्रेजी में फेस किया, BUT बट PUT पुट। तो वो कभी महसूस नहीं किया गणित में। मैथमेटिक्स में एक जोड़ सिखाया, ध्यान से सीख लिया, तो बाकी सभी जोड़ सभी बच्चों से मैंने करवा लिया। और गणित के शिक्षक आचार्यगण हम में बड़े लगाव रखते थे, इंटरेस्ट लेते थे। बाकी बच्चों की कॉपी चेक करने मुझे देते थे और वो कहते थे देखो आप सबके शिक्षक हो। तो अंदर से बाल काल से ही अपने आप में गौरवशाली क्षण का महसूस मैंने करना शुरू किया। जी। तो धीरे 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 सबने लिखी अपने अपने दुख पे कविता, मैंने लिखी गणित पे कविता। क्या बात। मैंने लिखा जागो जागो अब तो जागो, छोड़ गणित को अब मत भागो। हर जगह गणित का आता सवाल, तभी गणित पर होता बवाल। कोई भी परीक्षा ले लीजिए आप, चाहे प्यून का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, IAS का हो, UPSC हो, BPSC हो, सब जगह गणित के चाहे 10 सवाल हो चाहे 50 सवाल हो, आएंगे जरूर। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, जैसे आपसे पहले डॉक्टर्स की इंटरव्यू में देख रहा था तो उनको भी बहुत कुछ गणित करना पड़ा होगा। फिजिक्स में पूरा न्यूमेरिकल भरा हुआ है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है। तो गणित से कुछ वंचित नहीं है। हमारे घर में जो पंडित जी आते थे तो वो भी पतरा निकालते थे, तो वहां भी गणित। मैंने कहा गणित सब जगह है और संगीत सब जगह है। ये इस दो से ब्रह्मांड बचा हुआ नहीं है। आसानी से मुझे गणित मिला, वहां संगीत के शिक्षक नहीं मिले, तो बचपन में मैं वो भी सीखता। अच्छा। मुझे बहुत लगाव है संगीत से, और गणित स्वाध्याय कर करके मैं यहां तक पहुंचा। बाजार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इस स्तर का गणित दे सके। उसमें मैं बाद में चर्चा करूंगा धीरे धीरे कि क्यों नहीं है व्यवस्था और कहां चूक हो रही है। लेकिन मैं उस कविता को आगे बढ़ाता हूं। जागो जागो अब तो जागो, छोड़ गणित को अब मत भागो। हर जगह गणित का आता सवाल, तभी गणित पर होता बवाल। भीड़ देखिए कोचिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में भीड़ देखिए, हजार हजार बच्चे एक एक बैच में पढ़ते हैं, लाखों बच्चे ऑनलाइन लगे हुए रहते हैं, है ना। सब ये ओपन सीक्रेट है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो मैं पूरा कर दूं तो मैंने लिखा व्यावसायिक शिक्षक है माला माल, बच्चों का है हाल बेहाल। जागो जागो अब तो जागो, छोड़ गणित को अब मत भागो। परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस, बन जाओ तुम सबका बॉस। गणित गुरु का है ये कहना, बना गणित को अपना गहना। ये ऐसा गहना है जो दिन व दिन महंगा होता जाएगा। जिसने गणित ढंग से सीख लिया, आज के समाज में उसको रोजगार की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत ज़रूरी भी है कि किस तरीके से जटिल विषय को सरल बनाया जाए। तो आपने क्या टेक्निक्स यूज़ की कि आज इतना ये सुगम और आप इतने सारे छात्रों को इतने मठ में आप जो ज्ञान देते हैं। अब देखिए,
पहले होता था कि जोर जोर से पहाड़ा याद करवाते थे गुरुजी बचपन में। अब वो सब चीज ऑलमोस्ट सब जगह से विलुप्त हो रहा है। तो हमने ये किया कि लॉजिकल बनाया इसको बहुत अच्छे तरीके से, छोटे छोटे अंकों के साथ बच्चों को खेलना सिखाया। जैसे वर्ग निकालने की बात है जी, वर्ग निकालने की बात है, तो जैसे 51 का 50 51 का वर्ग निकालना है जी, तो 51 का वर्ग निकालना है, तो हमने बनाया 50 प्लस रूल। 50 प्लस रूल यानी 50 से कितना आगे है। तो 51 जो है 50 और 1 है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इस एक को हम 25 हमारा मैजिक नंबर है, ये एक 25 में जोड़े तो 26, और एक का वर्ग 1 गुना 1 हुआ, उसको 2 डिजिट में लिखेंगे 01, तो 51 का वर्ग हो गया 26 0 1। 51 स्क्वायर इज इक्वल टू 2601। देखिए कितना आसान है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो बच्चों को नहीं पता है, उसको बताना पड़ता है छोटे छोटे बच्चे को कि देखो बेटा, आप बड़े क्लास की चीज आज ही कर सकते हो। मान लीजिए किसी को 1 और 2 का पहाड़ा होता है, जी, 1 काम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, या 2 1 काम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। जी, अब 2 का पहाड़ा आता है तो इसका मतलब उसको 8 का पहाड़ा आता है। मैं उदाहरण देता हूं। 1 का पहाड़ा आता है तो इसका मतलब उसको 9 का पहाड़ा आता है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि जी, 9 गुना 9 करना है, तो 9 10 से कितना नीचे है? 1। तो 10 से 1 कम है 9, तो 9 में से 1 को ही घटा देना है 8, और 1 काम 1, तो 9 9 81। 9 गुना 9, आप देखिए पेन पेपर है आपके पास। जी, जी। 9 गुना 9 81 हुआ। इसमें 9 का कहां काम आया? इसमें तो 1 का काम आया। 9 में से 1 घटा दिया और 1 का 1 गुना 1 लिख दिया। अब देखिए 8 गुना 8 है। बिहार विहान का कार्यक्रम है, ज्यादातर मैं हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। 8 गुना 8 है, तो 8 10 से 2 कम है, तो 8 में से 2 और कम कर दिए, 6 हुआ, और 2 दूनी 4। अब सोचिए कि जो बच्चा पहली क्लास में नर्सरी में है, जिसने पेंसिल पकड़ना शुरू किया, पेन पकड़ना शुरू किया, 1 और 2 का सीखा, उसके साथ अगर शिक्षक 8 और 9 पे प्रयोग करे, 8 के पहाड़े पे, उस बच्चे में कितनी खुशी होगी। एक उदाहरण और देता हूं मैं, चौंकाने वाला, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 7वीं क्लास से शुरू हो जाती है। वो बच्चा जैसे 8वीं 9वीं में जाता है, 10वीं में जाता है, उसको ओलंपियाड देना पड़ता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम या और भी इंटरनेशनल लेवल का। और वहां पे सवाल इस तरीके से देता है जो आसानी से इस फॉर्मूले पे सेट नहीं होता है, और फिर बच्चा परेशान होता है, कहता है कि हमारे भाग्य में गणित सीखना नहीं है। क्योंकि सीखने का जो ड्यूटी है, जो जिम्मेवारी है, केवल बच्चों का नहीं है, हमारे देश के आचार्यों का भी मोरल ड्यूटी बनता है। उनका कर्तव्य बनता है कि जब तक वो जिंदा है सीखते रहे और दूसरों को सिखाते रहे। सही बात है। तो ये अधूरी बात है, पूरी करता जी, हूं। जी, जी, तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, सब बताएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तब काम करेगा जब ए प्लस बी हो और ए बी हो। अब सवाल बदल के देता है। अब दूसरा फॉर्मूला भी नॉर्मल लोग बता देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
ये तब काम करेगा जब a माइनस बी हो और a b हो, मतलब दो संख्याओं का अंतर हो और दो संख्याओं का गुणनफल हो, तो दोनों संख्या के वर्गों का योग आ सकता है जी। है ना। समय कम है, उदाहरण हम नहीं ले सकते, लेकिन फॉर्मूले पे बात कर रहा हूं। अब एक तीसरा फॉर्मूला पूछिएगा तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। अगर सवाल ऐसा आ गया कि दो संख्याओं का योग 9 है और अंतर 1 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताए या दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताए, तो बच्चे परेशान होंगे। वो कहेंगे कि एनसीईआरटी किताब में तो है नहीं, जो स्कूल में चल रही किताब वहां तो है नहीं। तो हर चीज जो है किताब में नहीं हो सकता। माताएं बहनें रसोई घर में काम करती है, तो क्या हर मसाला हर अमाउंट के लिए कहीं लिखा हुआ है? वो अनुभव से थोड़ा नमक तेज कर देती है, थोड़ा कम कर देती है, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए वगैरह वगैरह रेसिपी यूज करते हैं, वो अपने बुद्धि विवेक से। उसी बुद्धि विवेक का मैंने इस्तेमाल किया अपनी माता से प्रेरणा लेके। माता हमें बचपन में सिखाते रहती थी कि हम तो ये किए, तुमने क्या किया पढ़ाई में, हमने तो ऐसा किया, तुमने कैसा किया, कुछ नया तो नहीं किया, कल भी यही देखा था कॉपी में, आज भी यही देख रहा हूं। अब आप समझिए बात को, तो अंदर से तो घर की माताएं अपने बच्चों को बहुत आगे लेके जा सकती है, बहन भाई अपने भाई बहनों को बहुत आगे लेके जा सकता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। तो गणित में बात आई तीसरे फॉर्मूले की, तो जब दो संख्याओं का योग हो और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो, तो डायरेक्ट दोनों के वर्गों का योग और दोनों का गुणनफल भी निकल सकता है। वर्गों के योग के लिए है फॉर्मूला हाफ विद इन ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अब देखिए, गुणनफल के लिए है a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाय a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि अगर दो संख्याओं का अंतर हो और क्यूब का अंतर हो, तो फिर कैसे निकलेगा वर्गों का योग? यानी a माइनस बी का वैल्यू दिया है और a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दिया है जी। तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा? यहां से लोगों की नजर गणित गुरु के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, हमारी संस्था पे आती है। ये जो पुस्तक देख रहे हैं जी। इसके एक एक पन्ने को आकाशवाणी में पहले पढ़ा जा चुका है, दिल्ली आकाशवाणी में। तो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये 10,000 सवाल और यूनिक फॉर्मूले के साथ है। तो ऐसी किताबें मार्केट में और भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बच्चों को ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तक से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही वो आगे बढ़ेगा विद्यार्थी को। ये मेरी तरफ से सलाह है। तो अब देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वो अद्भुत फॉर्मूला है वो क्या है? न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ a माइनस बी। तो हमने दो चीज यूज किया, a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिर नीचे भी a माइनस बी आया। तो जो पूरे पन्ने का सवाल होता है 10 लाइन का, वो एक लाइन में बनता है। तो जो आपने पूछा कि गणित को आपने अलग कैसे किया, इसी तरह ज्योमेट्री में बहुत सारे टेक्निक्स है, ट्रिग्नोमेट्री में है, कैलकुलस में है, पूरा इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एलजेब्रा में, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं बेसिकली चैलेंजिंग प्रॉब्लम कंपोज करता हूं, जो डिफरेंट ओलंपियाड्स के लिए मैं मार्केट में डिफरेंट मैगजीन्स के थ्रू छोड़ देता हूं। अब जिनका जैसा गति और मति हो वैसा ग्रहण करें। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आप जितने टेक्निक्स की बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे अगर देख रहे होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, तो इसमें उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। आज हम शैक्षणिक जगत की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी में स्कूल, कॉलेजेस, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन उसी बीच में जब मठ जैसे शब्द आते हैं, आश्रम जैसे शब्द आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक क्षमा प्रार्थी जैसा लगता है कि हम इस दौर में भी
ऐसी चीज़ों को लेके पकड़े हैं। तो आप अपने आश्रम मठ के बारे में बताएं। देखिए, बेसिकली मत भिन्न भिन्न होता है। जितने सर हैं, जितने दिमाग है, जितने चेहरे हैं, उतने मत अलग अलग है। एक्चुअली मत को ही थोड़ा और सुसज्जित करके मठ बोलते हैं, जहां बहुत सारे दिमाग एकत्रित हो और अपनी अपनी मत पे चर्चा करें। तो गणित प्रेमी होने के नाते, गणित का उपासक होने के नाते मैंने विषय को डेडिकेट किया, अपने विषय से प्यार किया। अपने किसी पूर्वज के नाम पे कोई आश्रम नहीं बनाया। जैसे भरी पड़ी है दुनिया, व्यक्ति विशेष के नाम पे बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मैंने वो कुछ नहीं किया। मैंने गणित को समर्पित किया। गणित मठ, गणित कई लोग मैथ बोलते हैं, हिंदी में गणित, इंग्लिश में मैथ। हमने कहा ये गणित मठ है। यहाँ गणित का आनंद लिया जाता है, गणित का आनंद दिया जाता है। और ये आश्रम है। आश्रम इसलिए, अब जैसे कोई अनाथ बच्चा है, अनाथ हम नहीं कह सकते, हमें खराब लगता है, क्योंकि स्वयं मैं उसका नाथ हूँ। भाई नाथ क्या, उनका नौकर हूँ, मैं परवरिश कर रहा हूँ, पहरेदार हूँ उनका। जिसके माँ बाप नहीं होते उनको हम लेके आ जाते अपने आश्रम में, खाना पीना रहना सहना सब देते हैं। ये इस किताब से जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, मैं सब आश्रम में लगा दिया। मैंने कभी इस किताब से कोई अपना विशेष मतलब एक नमक मिर्च भी नहीं खरीदा। और मैं पूरे जीवन का संकल्प लिया हूँ, ये किताब पूरी डेडिकेटेड है। ऐसे मेरी बौद्धिक संपदा जो भी है वो सब मैंने आश्रम को दिया हुआ है। जब अभिभावक कुछ मदद करे तो ठीक है, ना करे तो कोई बात नहीं। मैं विहान के पूरे टीम को मैं आमंत्रित करता हूँ, आके देखिए, आप लोग का स्वागत है कि आश्रम कैसे चलता है। वहाँ हम 4 बजे सुबह सभी बच्चों को जगाते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, बच्चों को खेल कूद कराते हैं मैदान में। ये सब कुछ सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे भरा पड़ा है वो आश्रम की चीज़ें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के 5वीं 6ठी के बच्चे 10वीं के ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, इंटर के डिटर्मिनेंट के सवाल सॉल्व करते हैं। कभी भी कोई भी जाए उनको मिलेगा वो उदाहरण। और जिसकी जितनी इच्छा हो, रसोई घर जो हमारा है, राजमाता भोजनालय मैंने बनाया हुआ है, 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, 20 फीट चौड़ा, 50 फीट लंबा। वहाँ पे हमेशा बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए 24 घंटे खुला है। सबसे छोटे बच्चे की आयु 5 वर्ष है और सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 28 साल का है। अब आप समझिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। साल में एक दिन साधु संतों का आशीर्वाद हम लेते हैं, उनका हम भंडारा करते हैं, हवन यज्ञ से कार्यक्रम शुरू होता है। कोई बच्चा आज के इस तरह का जो दूषित वातावरण है मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे जुड़ा हुआ नहीं है हमारे आश्रम का बच्चा। बहुत बड़ा प्रोजेक्टर हम रखे हैं, दूरदर्शन से जो रामायण महाभारत जैसी चीज़ें जो प्रकाशित होती है, हम बड़े पर्दे पे दिखाते हैं बच्चों को। तो जो जिस चीज़ को मैंने बचपन में नहीं ग्रहण किया, मैं चाहता हूं कि मैं ग्रहण करते हुए देखूं बच्चों में, और मुझे बड़ा आनंद आता है। सारे बच्चे आनंदम गणितानंदम करते रहते हैं और गणित का आनंद लेना देना करते रहते हैं। और जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, खासकर गणित की बात करते हैं, तो इसमें अभी तक में क्या मतलब कठिनाई आपको लगी कि ये है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझाना जरूरी है, चाहे वो शिक्षक ही क्यों ना हो? जैसे कि आपने कहा कि उनको भी हमेशा सीखने की ज़रूरत है, तो आपको सबसे बड़ा क्या लगा? मैंने एक पंक्ति गुनगुनाया था कभी, आप गए मेरे प्राण गए, नीरस तन मेरा रह गया, अब तो बता दो हे प्रभु, क्या सोचा था क्या हो गया। हमारे एक से एक महान लोग जो आए, लोगों को एकत्रित किए, स्वयं मैंने बुद्धिजीवियों को एकत्रित किया, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति का बुद्धि विवेक का मानक
जिस व्यक्ति के कर्तव्य का मानक मापदंड पैसा हो जाए, वो कहां किस चीज में निपुण हो सकता है। पुराने जमाने में भी सुख भोग और विलास जिसकी कमजोरी है वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। पुराने जमाने में भी जब साधु संत तपस्या करने लगते थे तो उनकी तपस्या भंग करने भेज देते थे परियों को। है सही बात की नहीं? तो आजकल कोई भी अच्छा काम जब करने लगता है तो कहीं ना कहीं से एंटी सोशल एलिमेंट उसको उस तपस्या को भंग करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा के लालच दे देता है और वो व्यक्ति ट्रैक से उतर जाता है। तो तभी मैंने कहा था कि तेरे मेरे बीच आएगा पैसा, पहले नहीं सोचा था मैं ऐसा। सभी इंसान के साथ होता है, तेरे मेरे बीच आएगा पैसा, पहले नहीं सोचा था मैं ऐसा। पता नहीं कब से कैसे चली ये प्रथा, सबको छोड़ के सबको इसकी है पड़ी। तेरे मेरे बीच आएगा पैसा, पहले नहीं सोचा था मैं ऐसा। अपनी गलती छुपाकर सामने दूसरों की लाई जाती है, अपने स्वार्थ के पीछे बलि दूसरों की चढ़ाई जाती है। क्या बात है। तेरे मेरे बीच आएगा पैसा, सोचा नहीं था ऐसा। अब आप समझिए बात को, चाहे सरकारी विद्यालय में देख लीजिए, अरे 60,000 की वेतन है तो कम से कम 30,000 का काम तो करो। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मैंने व्यक्तिगत देखा है प्लानिंग करते कि इतना सीएल मिल जाएगा, इतना मेडिक्लेम ले लेंगे, इतना सर्टिफिकेट दे देंगे। आप गेहूं कटने का समय हुआ है, गांव जाएंगे गेहूं कटवाएंगे। ये पैसा नहीं है तो और क्या है? ये संस्कार की कमी नहीं है तो और क्या है? सही। बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं कर सकता, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से भी नहीं कर सकता। बैकआउट का जमाना है, सब एक साथ हमारा बैकआउट करना शुरू करेंगे। उससे होगा क्या? जो आपने पूछा उसका मेन कारण मैंने बता दिया। मुख्य जो कारण है ना, संतुष्टि नहीं है और संस्कार नहीं है। जो आज अच्छा कर रहा है उसका भी रिजल्ट 5 साल बाद आएगा, और जो बुरा कर रहा है उसका भी रिजल्ट 5 साल बाद आएगा। जो शिक्षक अपने शिष्यों को मन से नहीं पढ़ाए, उनके बच्चे आज उसी शिक्षक के सामने, मैं लाइव देख के आ रहा हूं अपने गांव से, बीच चौराहे पे धूम्रपान करते हुए उसी शिक्षक का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। हमने अच्छे से परवरिश किया तो कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, कोई यूपीएससी सेलेक्ट हुआ, कोई एसएससी सीजीएल सेलेक्ट, आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, गिफ्ट देते हैं और हमको कवर करके रखते हैं कि मेरे गुरुजी के साथ कोई असभ्य बात न करे। तो हमने अच्छा किया तो उसका मुझे आज मिल रहा है, जिसने अच्छा नहीं किया। ये बुद्धि जब जिसकी खुलेगी उसी दिन से वो सही हो जाएंगे। हाँ, समय जरूर लगेगा। मैंने शुरुआत किया है, जो मैंने विषय के नाम पे गणित मठ बनाया है, गणितानंद आश्रम, माता सरस्वती की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। आज 5 साल हो गया, कोई दिन वहां ताला नहीं लगा, चाहे वो गर्मी की छुट्टी हो, चाहे 5 डिग्री 6 डिग्री का टेम्परेचर वाला ठंड हो, भरपूर व्यवस्था होती है। जब प्रशासन चेक करने आते हैं वहां पर तो देखते हैं कि बच्चों के घर से ज्यादा व्यवस्था आश्रम में है। तो इसलिए समाज को हम देंगे। और मैं बता रहा हूं, आज वो बच्चे छोटे छोटे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के, वो 2033 से लेके 36 तक में एग्जाम देंगे और रिजल्ट आएगा जी। और उम्मीद करते भी हैं, क्योंकि आपने इतने जटिल विषय को इतना सरल बनाया है और इतने अच्छे लोग जुड़े हैं, आप सामाजिक कार्य इतना मैं अच्छा माफी चाहूंगा, एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो चीज मैंने 26 साल में अपने अंदर साधना से ग्रहण किया है जी, वो 26 मिनट के प्रोग्राम में मैं कैसे जाहिर कर दूं? शब्द कम पड़ जाते हैं, उत्सुकता बढ़ते जाती है।
सही बात है। लेकिन सीमा है, हर चीज़ सीमा का। है। और उम्मीद भी करते हैं कि आपसे जो दूसरी बार मुलाकात हो तो वो हम लोग पूरे समय के साथ बात करें, क्योंकि इतना रोचक विषय है अहो भाग्य। कि बात करने से ही परिलक्षित होता है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी बातें इतने सरल तरीके से साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माता सरस्वती की जय हो, राजमाता की जय हो, दूरदर्शन बिहार विहान की जय हो, बिहार विहान की जय हो। मैं प्रणाम करता हूँ इस मंच को। उम्मीद करते हैं कि आपको उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा कार्यक्रम ज़रूर हमें बताएं। उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।